हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स, जहां पे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बबल सॉर्ट। तो सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स जो है हम आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एंड सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स हम एक एक करके जो है कवर करेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है एंड ये बेस फॉर्म करता है आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आने वाले हैं। तो इसको हम अच्छे से इजी वे में समझ जाएंगे। अगर पिछले कुछ लेक्चर्स के बारे में हम बात करें तो संकेत सर ने रिकर्शन टॉपिक आपके साथ कवर किया है, जो कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि रिकर्शन टॉपिक पे ज़रूर अच्छे से सारा क्लियर कर लेना, तभी जो है आगे बढ़ना। वरना अगर वो टॉपिक रह गया तो आगे के टॉपिक्स में बहुत मुश्किल आने वाली है। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे रिकर्शन के क्वेश्चंस ज़रूर साइड बाय साइड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिकर्शन में मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स रहते हैं। तो रिकर्शन के क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिस करते रहना। हम अभी बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। क्या क्या कवर करने वाले हैं हम, सबसे पहले देखेंगे कि सॉर्टिंग अल्गोरिदम्स होते क्या है। ये पहले मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस किया है आपसे क्वेश्चन कराते हुए, लेकिन हम फिर से आज डिस्कस करेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है। इसके काफ़ी सारे अल्गोरिदम्स होते हैं सॉर्टिंग के, उनमें से एक अल्गोरिदम होता है बबल सॉर्ट, जिसको हम आज पूरे अच्छे से कवर कर रहे होंगे। उसका कोड लिखेंगे, उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेक्चर। सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है। अगर बिल्कुल इजी शब्दों में हम बात करें तो सॉर्टिंग इज नथिंग बट ordering of elements which can be in increasing or decreasing order। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको सपोज कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं एक एरे में। ठीक है, एक एरे में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 4 5 1 3 2। अब इनको मैं बोल रही हूँ ये कुछ रैंडम एलिमेंट्स है, इनको अगर मुझे सॉर्ट करना है तो उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब होगा कि इन एलिमेंट्स को मैं एक ऑर्डर में डाल दूंगी। एक ऑर्डर, वो कौन सा ऑर्डर होगा, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो वहाँ पर ये एरे जो है मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो वहाँ पे मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको उसको C++ कोड में सॉर्ट करना है, सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। तो अब इसका एक तरीका हो सकता है कि एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सॉर्टिंग की जब बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बाय डिफॉल्ट लेते हैं जब भी सॉर्टिंग के बारे में बात करते हैं। या तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हो क्वेश्चन में कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जब तक वो मेंशन नहीं है तब तक हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको अपने एरे को सॉर्ट करना है तो उसका मतलब क्या होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, हमारे 0th पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जो थर्ड मिनिमम एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक हमारे सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं आ जाते। ठीक है, तो अगर आपको ये एरे गिवन है और मैं आपको कहूँ कि इस एरे को हमें, या फिर मैं आपको बोलूँ कि हमें एक आउटपुट में हमें एक सॉर्टेड एरे चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नया एरे जो है यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। एक नया एरे जिसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने मिनिमम एलिमेंट में फाइंड कर लूँगी। मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं एक एरे में, ये हमें पता है। हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं और उसको सारे एलिमेंट्स को एक मिनिमम अमाउंट से
कंपेयर कर सकते हैं और उसको अपडेट करते रहेंगे तो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा अपने एरे में। ये वाला क्वेश्चन आप, आई होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा कि एरे को ट्रैवर्स करके उसमें से मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं किया है तो एक बारी एरेस का टॉपिक पे दोबारा जाके उस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अब मिनिमम एलिमेंट मैंने निकाल दिया कि 4 5 1 3 2 में से मिनिमम एलिमेंट इज 1, तो मैं फर्स्ट पोजिशन पे 1 डाल दूंगी, ठीक है। और सपोज मैंने इस 1 एलिमेंट को कुछ और मैक्सिमम वैल्यू दे दी, इंट मैक्स वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है, ताकि ये अब मिनिमम एलिमेंट ना रहे मेरे एरे में। उसके बाद मैं सेकंड मिनिमम एलिमेंट जो है अपना फाइंड करूंगी, वो एरे में डाल दूंगी, फिर थर्ड मिनिमम एलिमेंट फाइंड करूंगी, फिर फोर्थ मिनिमम और फिर फिफ्थ मिनिमम, ठीक है। तो एज ये सो ऑन करते करते मेरे पास एक सॉर्टेड एरे आ जाएगी। अब दिस इज वन वे टू सॉर्ट एन अनसॉर्टेड एरे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अपने एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करनी, हमें इसी एरे को, ये जो मेरा गिवन एरे है जो मैं इनपुट में दे रही हूँ, इसी एरे को इन प्लेस सॉर्ट करना है मुझे। इन प्लेस मतलब कि मैं कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज करूंगी, इसी एरे के एलिमेंट्स को शफल कर दूंगी ताकि वो एक सॉर्टेड मैनर में आ जाए। तो इस सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम आगे के लेक्चर्स में भी कवर कर रहे होंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करें सबसे इजी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है वो होती है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। अब बबल सॉर्ट एल्गोरिदम समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि सपोज जो हमें इनपुट में एरे दे रखा है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इस एरे में हमें पता है कि ये एलिमेंट्स जो है ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ये रॉन्ग ऑर्डर में है, ठीक है। हम सॉर्टेड ऑर्डर को राइट ऑर्डर बोल रहे हैं यहाँ पे, और अनसॉर्टेड ऑर्डर को हम रॉन्ग ऑर्डर बोल रहे हैं। अब हमें जो है इन एलिमेंट्स को शफल करना है, इनकी पोजीशंस को चेंज करना है जिससे कि ये अपनी करेक्ट पोजीशंस पे आ जाए। करेक्ट पोजीशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज ये हमारा जो इसका सॉर्टेड एरे होगा वो ऐसा होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 की अनसॉर्टेड एरे में पोजीशन ये है, लेकिन दैट इज रॉन्ग पोजीशन। सॉर्टेड एरे अगर हमें चाहिए तो वहां पे 5 की राइट पोजीशन क्या होगी, करेक्ट पोजीशन क्या होगी। 5 की करेक्ट पोजीशन इज द लास्ट पोजीशन विच इज एट इंडेक्स 4, ठीक है। तो ऐसे एवरी एलिमेंट इन आर अनसॉर्टेड एरे हैज अ करेक्ट पोजीशन इन आर सॉर्टेड एरे। अब आप ये सोचिए कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाए। अगर हम हर एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे ले जाए तो हमारा जो पूरा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो अभी हम सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ एक एलिमेंट को अगर उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना है, तो हाउ कैन वी डू दैट। अगर मैं 5 के बारे में ही बात करूं कि 5 को मुझे उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना है, तो 5 की करेक्ट पोजीशन मुझे ऐसे ही पता चलेगी अगर मैं 5 को बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करूंगी। अगर मैं 5 को कंपेयर करूंगी 4 2 1 3 इन एलिमेंट से, तभी हमें पता चलेगा कि 5 जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन जो है वो एट द एंड होनी चाहिए। अब ये जो कंपैरिजन वाली चीज है, ठीक है, मैं इसको 5 को हर एक दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर सकती हूँ एरे में, बट अगेन दैट विल बी ओ ऑफ एन ट्रैवर्सल। मेरे को हर एक एलिमेंट से अगर मैं जाके जो है कंपेयर कर रही हूँ और फिर पता लगा रही हूँ कि उसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। अ सिंपल वे टू डू दैट वुड बी, अगर मैं 5 को उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स से कंपेयर करूँ, मुझे पता है कि जो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर होगा उसमें हमेशा जो छोटा एलिमेंट होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा। तो 5 की अगर मुझे करेक्ट पोजीशन पे 5 को लेके जाना है तो मैं उसके साइड में जो एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 को 2 से कंपेयर किया,
अब 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 2 सॉर्टेड ऑर्डर में 5 से पहले ही आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। तो 2 और 5 की जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं वो तो सही हैं। अब अगर मैंने 5 और 1 को कंपेयर किया तो 1 जो है वो 5 के बाद है, लेकिन 1 5 से छोटा है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में 1 शुड बी बिफोर 5। तो 5 और 1 जो है उनकी पोजीशंस जो है वो सही नहीं है, रिलेटिव पोजीशंस। तो अगर मैं उन दोनों को स्वैप कर दूं, ठीक है, अगर मैंने उन दोनों को स्वैप कर दिया, इसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ एंड मैं बोल रही हूँ कि मैंने 5 और 1 को स्वैप कर दिया, तो मेरा एरे जो है वो क्या होगा, 4 2 1 5 एंड 3। मेरा एरे जो होगा वो होगा 4 2 1 5 एंड 3। अब यहाँ पे मैं दोबारा अगर 5 को कंपेयर करूँ उसके एडजेसेंट एलिमेंट से, अब 1 से तो मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुकी हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट से अगर मैं करूँ 3 से कंपेयर करूँ, तो अगेन 3 जो है वो 5 से छोटा है, लेकिन इट कम्स आफ्टर दैट विच इज रॉन्ग ऑर्डर। 3 शुड कम बिफोर 5, है ना, क्योंकि 3 छोटा है तो सॉर्टेड एरे में 3 शुड बी बिफोर 5। तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी अगर मैंने यहाँ पे स्वैप कर दिया, ठीक है, इनकी पोजीशंस को बेसिकली मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे। तो 5 को क्या हम अपने करेक्ट पोजीशन पे ले आए हैं? ले आए हैं। यही थी इन जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसमें 5 की करेक्ट पोजीशन यही है। अब यहाँ पर हम बाकी एलिमेंट्स को नहीं देख रहे हैं, मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में बात करूँ कि उसको एक एलिमेंट को मेरे को करेक्ट पोजीशन पे अगर लेके जाना तो मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक इंट्यूशन बिल्ड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर हर एलिमेंट को अपने एरे में उसके करेक्ट पोजीशन पे ले गई तो मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर मुझे एलिमेंट को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना है तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा उसको बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनसे। नंबर 3, सबसे इजी रहेगा अगर मैं उस एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करूं और एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करके ये देखूं कि क्या वो सही ऑर्डर में है या नहीं। सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर है जहां पे छोटा एलिमेंट जो है वो पहले आना चाहिए और जो बड़ा एलिमेंट है वो बाद में आना चाहिए, एज इट शुड बी इन अ सॉर्टेड एरे। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम किस इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। नाउ टू अंडरस्टैंड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम you have to understand one single line, ठीक है, and what that line is, repeatedly swap two elements, swap two adjacent elements, swap two adjacent elements if in wrong order। ये एक लाइन से आपको बबल सॉर्ट एल्गोरिथम हमेशा याद रहेगी। अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो जाते हो कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कौन सी थी, तो ये वाली लाइन अगर आपको याद है तो आपको याद आ जाएगा एकदम से कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में तो हम ये करते थे, ठीक है। क्या करते थे? वी रिपीटेडली स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। अब यहाँ पे 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपीटेडली का मतलब यहाँ पे क्या है? रिपीटेडली का मतलब है जब तक हमारा पूरा एरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखेंगे। रिपीटेडली का मतलब अंटिल आवर एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। और हमें क्या करना है? वी हैव टू स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ये जो अभी हमने पीछे भी देखा कि सपोज मेरा ये एरे है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, x और y यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, x और y यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट्स है। अब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं स्वैप कर देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा y की पोजीशन पे x आ जाएगा और x की पोजीशन पे y हो गया। बेसिकली हमने उनकी पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर दी। एंड हमें कब कब करना है? जब जब दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग ऑर्डर का मतलब भी हमने समझ लिया। रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि हमारा एरे अगर हमें सॉर्टेड चाहिए तो वहां पर x शुड बी लेस देन y, दिस इज द राइट ऑर्डर, है ना। और अगर x जो है वो मोर देन y हो जाता है तो दिस इज द रॉन्ग ऑर्डर। तो अगर
अगर x मोर देन y है यहाँ पर इस सिनेरियो में जहाँ पे x और y एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, तो दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर एंड हम उनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन अगर अभी भी नहीं समझ में आई है, इट्स फाइन, हम इस लाइन को एक एग्जाम्पल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, एंड ये आपको फिर हमेशा के लिए इस लाइन को याद रखनी है। जब भी आप बबल सॉर्ट सुनोगे, दिस इज वॉट यू शुड रिमेंबर, रिपीटेडली स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ इन रॉन्ग ऑर्डर। लेट्स मूव। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या ले रही हूँ, 20, 50, 40, 10, 30। ठीक है, ये मेरा एक एरे गिवन है मुझे, जिसको मुझे सॉर्ट करना है। अब मैंने क्या बोला, रिपीटेडली स्वैप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ इन रॉन्ग ऑर्डर। तो हम अपने एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो उनको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारे फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं 20 और 50, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? नहीं, ये राइट ऑर्डर में है। 20 इज लेस देन 50, तो 20 शुड कम बिफोर 50, तो इट्स द राइट ऑर्डर, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 50 और 40 पे। नाउ दिस इज रॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि 50 इज मोर देन 40, तो 50 शुड कम आफ्टर 40। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 50 और 40 को स्वैप कर देंगे। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, हमारा एरे बन जाएगा 20, 40, 50, 10 एंड 30। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ वो दो एलिमेंट्स को मैंने स्वैप कर दिया। अब मैं चेक करूंगी 50 और 10 को। ठीक है, 50 और 10 को अगर मैं देखूंगी, दे आर अगेन इन द रॉन्ग ऑर्डर। 10 इज लेस देन 50, सो इट शुड कम बिफोर 50। तो अगेन मैं यहाँ पे स्वैप कर दूंगी एंड मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 20, 40 10, 50 एंड 30। अब मैं चेक करूंगी 50 और 30 को। ठीक है, अगेन दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, तो मुझे इनको स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करके मेरा एरे बन जाएगा 20, 40, 10, 30 एंड 50। ठीक है, तो ये मेरा जो है पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया मैंने, एंड मैंने स्वैप कर दिया एलिमेंट्स, एडजेसेंट एलिमेंट्स, जब भी मुझे वो रॉन्ग ऑर्डर में मिले। लेकिन अब मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि क्या मेरा सॉर्टेड एरे मुझे मिल गया है? नहीं, अभी तो बस 50 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा है, सिर्फ 50 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बाकी सारे एलिमेंट्स अभी भी अनसॉर्टेड हैं। तो इसका मतलब हमें दोबारा अपने एरे को शुरू से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड बबल सॉर्ट में क्या हो रहा है कि ये हमारा फर्स्ट पास था, हमने एक बारी जो है अपने एरे को ट्रैवर्स कर लिया है, जिसको मैं एक फर्स्ट पास बोल रही हूँ, एंड वहाँ पे हमने रिपीटेडली स्वैप करे हैं जब तक हमारा, एंड वहाँ पे हमने रिपीटेडली स्वैप किए हैं टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे वर इन द रॉन्ग ऑर्डर। लेकिन हमारा एरे अभी सॉर्टेड नहीं हुआ है, तो हमें दोबारा से यही चीज करनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये कि 50 जो है, जो मैक्सिमम एलिमेंट था, वो अपने लास्ट पोजीशन पे आ गए, विच इज इट्स करेक्ट पोजीशन। जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड में आना चाहिए। तो 50 को आप ऐसे समझिए जैसे बबल्स वाटर में नीचे से ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, ऐसे ही बबल सॉर्ट में एक एक करके जो एलिमेंट्स हैं वो एंड में आ जाते हैं, एरे के एंड में। जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद जो सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आएगा एंड में, एंड सो ऑन। तो ऐसे आप बबल सॉर्ट को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पास करेंगे, दोबारा हम अपने एरे को ट्रैवर्स करेंगे। फर्स्ट पास के बाद मेरा एरे क्या है, मेरा एरे है 20, 40, 10, 30 एंड 50।
अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले कंपेयर किया 20 और 40 को, ये तो सही ऑर्डर में है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कंपेयर किया 40 और 10 को, ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो इनको मुझे स्वैप करना पड़ेगा। एंड स्वैप करने के बाद मेरा एरे दिखेगा कुछ ऐसा, राइट। अब मैं किसको कंपेयर करूंगी, 40 और 30 को। अगेन दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, सो आई हैव टू स्वैप देम। स्वैप 40 30 and my array will become 20 10 30 40 and 50 and ये 40 50 को जब मैं कंपेयर करूंगी तो दे आर इन द राइट ऑर्डर, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। नाउ अब मेरा पूरा एरे जो है दोबारा ट्रैवर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा एरे सॉर्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, तो मुझे और पासेस की ज़रूरत है। अब लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जो मेरा सेकंड लास्ट एलिमेंट था 40, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। तो मतलब कि फर्स्ट पास के बाद मेरा एक एलिमेंट सही पोजीशन पे आ गया, सेकंड पास के बाद मेरे दो एलिमेंट्स सही पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पासेस करते रहेंगे उतने एलिमेंट्स जो है अपने सही पोजीशन पे पहुंचते रहेंगे। अब देखते हैं थर्ड पास। तो सेकंड पास के बाद हमारा जो एरे बना था वो ये था 20 10 30 40 50। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 10 और 20 को, दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, तो हमें यहाँ पे इनको स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करने के बाद हमारा एरे बन जाएगा 10 20 30 40 एंड 50। अब अगर हम 20 30 को कंपेयर करें, दे आर इन द राइट ऑर्डर। 30 40 को कंपेयर करें, अगेन दे आर इन द राइट ऑर्डर। 40 50 को भी कंपेयर करेंगे तो दे आर इन द राइट ऑर्डर। तो अब एट द एंड ऑफ थर्ड पास हमने पूरा एरे को ट्रैवर्स कर लिया है एंड हमारे लास्ट के, मैंने आपको बताया था जितने पासेस होंगे उतने एलिमेंट्स लास्ट के वो अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट के 3 एलिमेंट्स जो हैं अपने सही पोजीशन पे पहुंच गए हैं। एंड अगर हम फोर्थ पास करें तो दिस इज आर एरे करंटली। यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करेंगे सारे एलिमेंट्स को तो आप देखोगे दे ऑल आर इन द राइट ऑर्डर, तो हमें और कोई स्वैप्स करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना सॉर्टेड एरे मिल गया है, ठीक है। नाउ ये कैसे पता चलेगा कि कितने पासेस करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमें वैसे थर्ड पास के एंड में ही मिल गया है अपना सॉर्टेड एरे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हो सकता है फर्स्ट पास में हमें सॉर्टेड एरे मिल जाए, हो सकता है सेकंड पास में हमें अपना सॉर्टेड एरे मिल जाए। तो हम कोड में कैसे चेक करेंगे कि कब तक कितने पासेस हमें करने की जरूरत है ताकि हमें सॉर्टेड एरे मिल जाए। अब ये समझने के लिए ऐसे समझिए, फर्स्ट पास के बाद मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पास के बाद लास्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, एक एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। सेकेंड पास के बाद लास्ट के 2 एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। थर्ड पास के बाद लास्ट के 3 एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। तो फोर्थ पास के बाद लास्ट के 4 एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। अब अगर मेरा जो एरे का साइज था यहाँ पे वो n = 5 था और इसमें से मैं बोल रही हूँ अगर 4 जो है वो करेक्ट पोजीशन पे है, अगर 4 एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे है तो जो एक रिमेनिंग एलिमेंट है वो भी तो अपने करेक्ट पोजीशन पे ही होगा, है ना। अगर ये मेरा एरे है 5 साइज का, सॉरी ये ज्यादा हो गया, अगर ये मेरा एरे है 5 साइज का, मैं बोल रही हूँ कि ये चारों एलिमेंट्स जो हैं ये अपनी सही पोजीशन पे हैं, तो जो एक रिमेनिंग पोजीशन है और जो एक रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसी की पोजीशन होगी, राइट, तो वो भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही होगा। तो अगर हमें 5 एलिमेंट्स हैं और उनको करेक्ट पोजीशन पे अपने पहुंचाना है, तो अगर हम 4 एलिमेंट्स को भी अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा देते हैं तो लास्ट का जो एक रिमेनिंग एलिमेंट है वो अपने आप अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इंट्यूशन है, इसको समझिए कि अगर
n एलिमेंट्स हैं हमारे पास और n-1 एलिमेंट्स करेक्ट पोजीशन पे हैं अपने, तो एक जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि एक ही पोजीशन बची तो वो एक रिमेनिंग एलिमेंट की ही होगी जो बचा हुआ है ना। तो मैं इसको क्या जनरलाइज करके बोल सकती हूँ कि अगर n एलिमेंट्स हैं और n-1 पासेस में मेरे n-1 एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे हैं, एट करेक्ट पोजीशन, तो n-1 एलिमेंट्स अगर करेक्ट पोजीशन पे है तो मतलब कि n एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे है। तो मतलब कि मुझे n-1 पासेस लगेंगे जिससे मेरे सारे n एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशंस पे आ जाएं। तो अगर 5 एलिमेंट्स है मेरे एरे में तो मुझे n-1 दैट इज 4 पासेस लगेंगे जिससे मेरे सारे एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। और यहाँ पे मैं बार बार करेक्ट पोजीशन जो बोल रही हूँ आपको वो आप समझ रहे हो करेक्ट पोजीशन क्या है। करेक्ट पोजीशन इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। जैसे कि अगर ये मेरा इनिशियल एरे था तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 की, तो 20 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 20 की करेक्ट पोजीशन है दिस पोजीशन जो जहाँ पे 50 है, राइट। सिमिलरली 50 की करेक्ट पोजीशन क्या है, जो लास्ट पोजीशन है, क्योंकि इट इज द मैक्सिमम एलिमेंट। तो करेक्ट पोजीशन का मतलब कि सॉर्टेड एरे में उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो उसकी करेक्ट पोजीशन है। और हर एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे आने के लिए n-1 पासेस लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई हमें। एक बार फिर से बबल सॉर्ट में क्या है कर रहे हैं हम, रिपीटेडली स्वैपिंग टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। जब तक हमें सॉर्टेड एरे नहीं मिल जाता, और सॉर्टेड एरे हमें कब मिलेगा, n-1 पासेस में मिलेगा, ये हमने देख लिया। तब तक हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते रहेंगे इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। अब अगर एक सिंगल ट्रैवर्सल की हम बात करें, जब एरे को एक बार ट्रैवर्स करें तब हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैं एक लूप लिख सकती हूँ, जो कि j का लूप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार्टिंग एट 0। ये कहाँ तक चलेगा ये भी हम देखते हैं, j प्लस प्लस। एंड इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अब एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर सकती हूँ, 20 और 50 को, देन 50 एंड 40 को, देन 40 और 10 को, फिर 10 और 30 को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, इफ कंडीशन का मैं यूज करूंगी, इफ एरे ऑफ j, जो मेरा करंट एलिमेंट है, इज मोर देन एरे ऑफ j प्लस 1, जो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो करंट एलिमेंट है, इफ दिस इज मोर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, देन इट इज इन द रॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि हमारे सॉर्टेड एरे में हमारा जो पहले एलिमेंट आ रहा है दैट शुड बी लेस। ठीक है, तो दिस कंडीशन सिग्निफाइज रॉन्ग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दो, एरे ऑफ j को एंड एरे ऑफ j प्लस 1 को। ठीक है, अब यहां पर j जो है ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी बार हम कंपैरिजंस कर रहे हैं दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल हियर हम कितनी बार कंपैरिजंस कर रहे हैं, हम 20-50 को कर रहे हैं एक बारी, फिर 50-40, फिर 40-10, फिर 10 और 30। तो दीज आर 4 कंपैरिजंस दैट वी आर डूइंग इन वन सिंगल ट्रैवर्सल ऑफ द एरे। दैट मीन्स हम n-1 कंपैरिजंस कर रहे हैं जब हमारा एरे का साइज n है। तो ये जो हमारा j लूप है ये n-1 बारी चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं j इज लेस देन n-1। इतनी बार जो है हम कंपेयर कर रहे हैं ना सिंगल ट्रैवर्सल, इतनी बार हमारा ये j लूप जो है वो चलेगा। अब ये जो पूरा j लूप है ये कितनी बार रिपीट होगा, इसके लिए हमने देखा है कि ये चीज जो है हमें
n-1 पासेस करने पड़ेंगे, तब हमारी पूरी एरे जो है वो सॉर्टेड हो गई। ये अभी हमने पीछे देख लिया है। तो इसके लिए मैं एक आउटर लूप लगा सकती हूँ। नेस्टेड लूप्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड हमारा बाहर वाला जो लूप है वो चलेगा i इज इक्वल टू 0 से कितने पासेस हमने करने, n-1 पासेस करने, तो i इज लेस देन n-1 तक। राइट, सो दिस विल बी आर कोड फॉर बबल सॉर्ट। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको देखनी है कि क्या हम हर बारी n-1 कंपैरिजंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट पास में तो देख लिया कि हमने n-1 कंपैरिजंस करें, और यहाँ पे एक्चुअली मैं ये फर्स्ट सेकेंड जो है ये हटा के 0th इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इजी रहेगा इसको और कोड के बीच में समझना। तो दिस इज आर 0th पास, दिस इज फर्स्ट पास, दिस इज सेकेंड पास एंड दिस इज थर्ड पास। अब 0th पास में हमने देख लिया है कि वी आर डूइंग 4 comparisons, राइट। एंड फर्स्ट पास में अगर मैं देखूं, फर्स्ट पास में हमने 20 और 40 को कंपेयर किया, 40 10 को कंपेयर किया, 10 और 30 को कंपेयर किया, लेकिन क्या मुझे 30 और 50 को कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार 50 तो अपने करेक्ट पोजीशन पे है ही ऑलरेडी, लास्ट का जो एक एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है, तो मुझे इसको और 30 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे कितनी कंपैरिजंस करनी है यहाँ पे, मुझे सिर्फ 3 कंपैरिजंस करनी है यहाँ पे। आई हैव टू डू 3 कंपैरिजंस। सिमिलरली जो मेरा सेकंड पास है यहाँ पे, अब अगेन मेंगो 20 और 10 को कंपेयर करना है, 10 और 30 को कंपेयर करना है, लेकिन 30 40 को मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 50 ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशंस पे है। तो 40 को किसी भी नंबर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई नो इट्स एट द करेक्ट पोजीशन, उसको हमें स्वैप नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 जो है कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे 0th पास में हमने 4 कंपैरिजंस किए हैं, फर्स्ट पास में हमने 3 कंपैरिजंस किए हैं, तो हमने लास्ट का जो 1 एलिमेंट है वो छोड़ दिया है। सेकेंड पास में हमने लास्ट के 2 एलिमेंट्स छोड़ दिए, एंड थर्ड पास में अगेन हम लास्ट के 3 एलिमेंट्स छोड़ देंगे। हम सिर्फ वहां पे 10 और 20 को कंपेयर करेंगे। तो ith पास में हम लास्ट के i एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर एट देयर करेक्ट पोजीशंस। तो हमारा ये जो हमने लूप लिखा है यहाँ पे, जो j इज लेस देन n-1 है, ये हर बारी हमें हर पास में n-1 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। ith पास में हम लास्ट के i एलिमेंट्स जो है वो कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमारे जो टोटल कंपैरिजंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे n-i-1। सो दैट्स हाउ मेनी टाइम्स आर j लूप विल रन। तो आई होप ये अब क्लियर है। इसको अब हम कोड में देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए हमें। तो यहाँ पे कोड में सबसे पहले हम यूजर से एक एरे ले लेते हैं और उसका साइज n, एंड यहाँ पे लेट्स यूज वेक्टर। तो मैंने एक वेक्टर बना दिया इंट डेटा टाइप का ऑफ साइज n। इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा दूंगी टू टेक दीज वैल्यूज। इसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे अभी बबल सॉर्ट का, जहां पे हम अपने वेक्टर को पास कर देंगे और वो फंक्शन जो है हमारे वेक्टर को इन प्लेस सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हमें क्या करना होगा, हमें बस अपने वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रिंट करवा देंगे। अब आते हैं मेन जो हमारा फंक्शन है बबल सॉर्ट। यहाँ पे हम इसको वॉइड रिटर्न टाइप का बना रहे हैं, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। हमें जो इनपुट में वेक्टर आ रहा है हम उसी के एलिमेंट्स को शफल कर देंगे ताकि इट बिकम्स अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, और यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस ले रहे हैं अपने वेक्टर को। सबसे पहले साइज देख लेते हैं, हमारे वेक्टर का साइज मिल जाएगा हमें v डॉट साइज से।
इसके बाद हम अपने लूप्स लगाते हैं। सबसे पहले हमारा लूप लगेगा i के लिए, जो कि चलेगा 0 से लेकर i इज लेस देन n-1। तो यहाँ पे n-1 पासेस हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा j लूप आ जाएगा, जो कि चलेगा अगेन 0 से लेके लेस देन n-i-1। ठीक है, तो i+1 को मैंने ब्रैकेट्स खोल दिया, तो n-i-1 बन गया ये, एंड j++। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम jth एलिमेंट और उसका नेक्स्ट एलिमेंट विच विल बी j+1 पोजिशन पे उन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो v ऑफ j एंड v ऑफ j+1। तो अगर v ऑफ j इज मोर देन v ऑफ j+1, मतलब कि v ऑफ j इज मोर देन इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स कि वो रॉन्ग ऑर्डर में है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस केस में हम अपने एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, v ऑफ j और v ऑफ j+1 को हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ये दोनों लूप्स जब खत्म हो जाएंगे तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बबल सॉर्ट का कोड। इसको हम रन करके देख लेते हैं। फाइव साइज का हम इनपुट दे रहे हैं, एंड जो हमने अभी लिया था 10, 30 एग्जाम्पल, वही मैंने डाला है इनपुट। तो 10, 20, 30, 40, 50 हमें सॉर्टेड एरे अपना मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम एक बारी ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दिस कोड। ये हमारा कोड था, एंड हमने यहाँ पे इनपुट लिया था 20, 50, 40, 10 एंड 30। हमारा n हियर वाज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स है हमारे यहाँ पे वेक्टर में या array में। एंड i की अगर मैं बात करूँ तो i वाला लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से जाएगा n-1। n-1 हियर इज 4। सिमिलरली j लूप जो है वो जाएगा 0 से लेके n-1 - i, दैट मीन्स 4 - i तक हमारा j का लूप चलेगा। अब इसके बाद हमने देखना है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि i जो है वो इनिशियली हमारा 0 है, j भी इनिशियली हमारा 0 है। दैट मीन्स हमारा v ऑफ j जो है विल बी 20 एंड v ऑफ j+1 विल बी 50 इनिशियली। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। v ऑफ j, क्या v ऑफ j+1 से ज़्यादा है? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी एंड j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1। नाउ दिस विल मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा j एंड यहाँ पे आ जाएगा j+1। नाउ v ऑफ j इज 50 एंड v ऑफ j+1 इज 40। अब यहाँ पे v ऑफ j इज मोर देन v ऑफ j+1, तो हमारी इफ कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। तो यहाँ पे अब इन दोनों एलिमेंट्स को हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस विल बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 50। अब दोबारा जो है हमारी j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 एंड हमारे पॉइंटर्स जो है ये बढ़ जाएंगे। दिस विल बी j and this will be j+1 now. Now again v of j is more than v of j+1, तो we'll have to swap again. हम यहाँ पे क्या करेंगे, this will become 10 and this will become 50 and हमारी j की वैल्यू जो है दोबारा इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। तो this will become our So this will become of v of j 50 and our v of j+1 will be 30. Again v of j is more than v of j+1, तो हमें यहाँ पे दोबारा जो है वो स्वैप करना पड़ेगा। This will become now 30 and this will become 50. इसके बाद जब हमारा j जो है वो इंक्रीमेंट होगा तो this will become 4 एंड हमारा j लूप जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद हमारी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, दिस विल बिकम 1 नाउ एंड हमारे v ऑफ
j और j+1 वापस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा j एंड यहाँ पे आ जाएगा j+1। ठीक है, हमारा ये जो लूप है ये दोबारा वापस j का 0 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ v ऑफ j और v ऑफ j+1 को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोबारा, तो हमारी इफ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी एंड यहाँ पे कुछ स्वैप नहीं होगा, हमारा j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। नाउ दिस विल मूव फॉरवर्ड, v ऑफ j हमारा होगा 40 एंड v ऑफ j+1 होगा 10। अब हियर v ऑफ j इज मोर देन v ऑफ j+1, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्वैप। दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 40। इसके बाद हमारी j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी यहाँ पे 2 एंड हमारा v ऑफ j विल बिकम नाउ 40 एंड v ऑफ j+1 विल बी 30। अगेन v ऑफ j इज मोर देन v ऑफ j+1, दोबारा जो है हमें स्वैप करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 30 एंड दिस विल बिकम 40। नाउ j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3 एंड हमारा लूप जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 4 माइनस आई तक जाएगा हमारा j का लूप, तो 3 होते ही हमारा लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2 एंड j की वैल्यू वापस स्टार्ट होगी 0 से। Now v of j again is 20 and v of j+1 is 10. अब v of j is more than v of j+1, तो हम यहाँ पे दोबारा जो है स्वैप कर रहे होंगे। This will become 10, this will become 20 and j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1. Now this will become v of j, 20 will be v of j and 30 will be v of j+1. Now 20 एंड 30 ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, हम यहाँ पे स्वैप जो है वो नहीं कर रहे होंगे एंड j की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 एंड यहाँ पर j की वैल्यू जैसे ही 2 होगी हमारा लूप जो है वो j का फिनिश हो जाएगा, कि j की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 माइनस आई, आई यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 4 माइनस 2 तक मैक्सिमम वैल्यू हमारे j की जा सकती है। तो j लूप विल बी फिनिश्ड हियर एंड वंस अगेन हमारी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3। हमारा j लूप फिर से स्टार्ट होगा 0 से, तो दिस विल बी 0 एंड v ऑफ j क्या है हमारा 10, v ऑफ j+1 है 20। नाउ v ऑफ j इज नॉट मोर देन v ऑफ j+1, तो यहाँ पे 10 और 20 को हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है, j की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 1। जैसे j की वैल्यू इंक्रीज होगी 1, तो हमारा लूप जो है j का वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि j जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जा सकता है, तो j का लूप जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा एंड हमारा i की वैल्यू इंक्रीमेंट जैसे ही होगी 4, तो हमारा i का भी लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा। नाउ दिस इज हाउ वील गेट द सॉर्टेड एरे, यहाँ पे वी हैव द सॉर्टेड एरे एट द एंड, हमारे दोनों लूप्स जो है वो फिनिश हो गए हैं एंड सॉर्टेड एरे जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो हमेशा जो है ड्राई रन ज़रूर करके देखना है अपने कोड को, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा है एंड हमें समझ भी आ जाएगा कि कैसे हमारा जो इनपुट का आउटपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों से, what will be the maximum number of swaps in worst case in bubble sort? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है या फिर MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स पॉसिबल हैं जब हमारा वर्स्ट केस है बबल सॉर्ट में। अब वर्स्ट केस जो है वो कब होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। वर्स्ट केस हमारा तब होगा जब हमारा एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि हमारा एरे जो लास्ट एलिमेंट में होना चाहिए हमारे एरे में एलिमेंट सॉर्टेड एरे में, वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस केस में हमारा वर्स्ट केस होगा, क्योंकि उस केस में हमें सबसे ज़्यादा स्वैप्स करने पड़ेंगे। कैसे, ये आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। सपोज मेरे पास ये एक एरे है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा विच इज़ 50 हियर, इसको मैं लेके जाऊँगी एट द एंड, फिर
नेक्स्ट पास में 40 को लेके जाऊंगी मैं एट द एंड, फिर 30 को लेके जाऊंगी एट द एंड, एंड हर बारी जो है मेरे को स्वॉप्स करने पड़ेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने नंबर ऑफ स्वॉप्स लगेंगे यहाँ पे, तो 50 को एंड पोजीशन पे लेके जाने के लिए मुझे पहले यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा। तो कितने 4 स्वॉप्स लगेंगे मुझे। उसके बाद जो है मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा 40, 30, 20, 10 एंड 50। अब इसके बाद ये मेरा फर्स्ट पास था, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पास था। उसके बाद सेकंड पास में मेरा 40 जो है वो जाएगा सेकंड लास्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे मेरे को स्वॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे स्वॉप करना पड़ेगा, एंड 3 स्वॉप्स के बाद मेरा जो एरे है वो ऐसा कुछ दिखेगा 30, 20, 10, 40 एंड 50। अब थर्ड पास में क्या होगा, थर्ड पास में 30 का स्वॉप होगा इधर, एंड फिर इधर स्वॉप होगा। 2 स्वॉप्स के बाद 30 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पर चला जाएगा। तो मेरा एरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा 20, 10, 30, 40, 50, ठीक है। एंड फाइनली मेरे फोर्थ पास में मैं एक स्वॉप कर रही होंगी, एक स्वॉप कर रही होंगी, 1 स्वॉप। ये मेरा लास्ट पास है जिसमें मैं एक स्वॉप कर रही हूँ, एंड इसके बाद जो है मेरे को अपना सॉर्टेड एरे जो है वो मिल जाएगा, विच इज 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो n-1 पासेस मैंने करे। फर्स्ट पास में मैंने 4 स्वॉप्स करे, सेकेंड पास में मैंने 3 स्वॉप्स करे, थर्ड पास में 2 स्वॉप्स, एंड लास्ट जो पासेस में 1 स्वॉप। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो दिस इज नथिंग बट n-1 स्वॉप, फिर n-2 स्वॉप, फिर n-3 स्वॉप एंड सो ऑन। लास्ट पास में मेरा 1 स्वॉप बचाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल नंबर ऑफ स्वॉप्स, टोटल नंबर ऑफ स्वॉप्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट पास है उसमें मेरे n-1 स्वॉप्स लगेंगे, फिर n-2 स्वॉप्स एंड सो ऑन टिल +1। दिस विल बी माय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वॉप्स। एंड ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n-1, जो आपको पता है कि क्या होता है, दिस इज n into n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमने पढ़ा था 11th-12th स्टैंडर्ड में। सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n-1 विल बी n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। So I can say that this is the maximum number of swaps in worst case in bubble sort. Worst case कब होगा, जब हमारा एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, और तभी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वॉप्स लगेंगे, जो किसके इक्वल होंगे, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब बात करते हैं कि जो अभी हमने कोड लिखा है बबल सॉर्ट का, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर पहले बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड वुड डिपेंड बबल सॉर्ट में कि हम कितनी बारी कंपैरिजंस कर रहे हैं, स्वॉप्स कर रहे हैं अपने कोड में। अगर हम अज्यूम करें कि हमारा एक स्वॉप जो है वो ऑफ 1 टाइम ले रहा होगा, तो जितनी बारी हम स्वॉप्स कर रहे हैं अपने कोड में, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस पर डिपेंड कर रही होगी। एंड हमने अभी जस्ट देखा कि वर्स्ट केस में हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वॉप्स आ रहे होंगे वो होंगे कितने, मैक्सिमम स्वॉप्स होंगे हमारे n into n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इतने हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वॉप्स एंड कंपैरिजंस हो रहे होंगे वर्स्ट केस में, एंड आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी डिपेंडेंट ऑन दिस। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी O of n into n-1 बाय 2। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, आपको ये सब पता है। तो यहाँ पे दिस विल बिकम O of n स्क्वायर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट कोड वुड बी O of n स्क्वायर इन वर्स्ट केस। एंड अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम अपने जो इनपुट आ रहे हैं उसी के एलिमेंट्स को शफल कर रहे हैं, उनको करेक्ट पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट वुड बी O of 1।
नाउ अनदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज देयर एनी वे जिससे हम अपने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन द केस जहां पे हमारे पास एक नियरली सॉर्टेड एरे है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नियरली सॉर्टेड एरे? नियरली सॉर्टेड एरे मतलब कि जो एलिमेंट्स है मेरे इनपुट एरे में दे आर नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर करेक्ट पोजिशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मोस्ट एलिमेंट्स आर एट द करेक्ट पोजिशन, है ना. तो उसको मैं बोल रही हूँ एक नियरली सॉर्टेड एरे. अब वहाँ पे मैं कैसे अपने जो है एरे को बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोगों को समझ में खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कर सकते हैं. सपोज मेरा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिखता है 10, 20, 40, 30 एंड 50. नाउ हियर आपको दिख रहा है कि 10, 20, 50 ये अपने करेक्ट पोजिशंस पे हैं, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एट द करेक्ट पोजिशन हियर. नाउ अगर मैं यहाँ पे बबल सॉर्ट लगाऊं तो फर्स्ट पास में मैं देखूंगी these are in their correct order, I don't need to swap them. These are also in their correct order, these are in their wrong order. तो इनको मैं swap कर दूंगी and my array will become 10, 20, 30, 40 and 50. Now this is what my array looks. and अब मैं अगर 30, 40 को मैंने कर लिया, 40, 50 को मैं कंपेयर करूंगी, दिस इज राइट. तो माई जो फर्स्ट ट्रैवर्सल है, फर्स्ट पास जो है वो मेरा खत्म हो गया है. नाउ व्हेन आई मूव टू माई सेकेंड पास तो I'll चेक कि ये करेक्ट ऑर्डर में है, ये भी करेक्ट ऑर्डर में है, ये भी करेक्ट ऑर्डर में है और ये भी करेक्ट ऑर्डर में है. तो यहाँ पे सेकेंड पास में मैंने कोई भी स्वैप नहीं किया है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि एक पूरे पास में मैंने एक भी स्वैप नहीं किया है. इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो राइट ऑर्डर में है, सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स जो पेयर्स हैं सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स का, दे आर इन द राइट ऑर्डर. दैट मीन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर इन देयर करेक्ट पोजिशन. तो मतलब कि हमारा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो इसके बाद क्या हमें थर्ड पास, फोर्थ पास आगे जाने की जरूरत है? नहीं. हम यहीं पे अपने लूप को ब्रेक कर सकते हैं कि आगे वाले पासेस पे जाने की हमें जरूरत नहीं है. एंड ये जो ब्रेक है, जो लूप को ब्रेक कर रहे हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक सिंपल चेक लगाना है. एक फ्लैग को ले लेंगे हम और उससे हम चेक कर लेंगे कि अगर एक कंप्लीट पास में हमारा एक भी स्वैप नहीं हो रहा है तो हमें आगे वाले पासेस पे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो इसको अगर हम कोड में देखेंगे कैसे करेंगे. कोड में हमने क्या किया है, एक तो हमने आई का लूप लगाया है जो कि चल रहा है 0 से लेके n-1 तक. एंड हम एक j का लूप लगा रहे हैं जो कि चल रहा है 0 से लेके n-i-1 तक. एंड इसके अंदर जो है हम चेक कर रहे हैं कि हमारा a ऑफ j क्या मोर देन a ऑफ j प्लस 1 है या नहीं. अब ये जो लूप है मेरा, अब ये जो लूप है j वाला, दिस इज फॉर 1 पास. तो इस एक पास में चेक करने के लिए कि क्या कोई स्वैप हो रहा है या नहीं, उसके लिए मैंने एक फ्लैग बना लिया, फ्लैग, और इसको मैंने वैल्यू दे दी फॉल्स. अब क्या होगा कि अगर मैं कोई स्वैप कर रही हूं कहीं पे भी, उस पास में मैं एक भी स्वैप अगर कर रही हूं तो वो कब करूंगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी. तो मैं फ्लैग को कर दूंगी ट्रू. ठीक है. और इसके साथ साथ मैं स्वैप कर दूंगी अपने एलिमेंट्स को. एंड ये वाला जब मेरा लूप फिनिश हो जाएगा, दिस j लूप विल एंड. इसके बाद मैं चेक कर सकती हूँ कि अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स है, ठीक है, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, है ना. तो अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ की. तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रेक कर दूंगी अपने कोड को, राइट.
क्योंकि ये फ्लैग अगर फॉल्स है मतलब कि वो कहीं पे भी ट्रू नहीं हुआ है, मतलब कि एक भी स्वैप नहीं हुआ है पूरे पास में, तो मुझे और आगे पासेस पे जाने की जरूरत नहीं है एंड हम वहां से अपने ith लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको हम कोड में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनसाइड आर ith लूप हम एक फ्लैग बना देंगे, bool फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, एंड अगर कहीं पे भी हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, कहीं पे भी हम स्वैप करते हैं, तो हम फ्लैग की वैल्यू जो है वो ट्रू कर देंगे। एंड आफ्टर दिस jth लूप वी विल चेक कि अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है पूरा लूप खत्म होने के बाद भी, तो मतलब कि कहीं पे भी हमने एक भी स्वैप नहीं किया है, इन दैट केस हम सीधा अपने लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको रन भी करके देख सकते हैं। तो वी गेटिंग द सॉर्टेड एरे। ठीक है, एंड ये जो है ऑप्टिमाइजेशन मोस्टली तभी होगी, ये जो अभी हमने फ्लैग को यूज करके ऑप्टिमाइजेशन करी है ये तब काम करेगी जब हमारा नियरली सॉर्टेड एरे है। अगर हमारा नियरली सॉर्टेड एरे नहीं है या हमारा वर्स्ट केस है, तो उस केस में तो हमें जो है अपने सारे पासेस पे जाना ही पड़ेगा। अगर n साइज है एरे का तो हमें n-1 पासेस करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा सॉर्टेड नियरली सॉर्टेड एरे है तो हो सकता है कि हमारा एक दो या कम पासेस में हमारा एरे सॉर्ट हो जाए, तो इन दैट केस हम अपना कोड जो है ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। नाउ one last topic for this video, which is stable and unstable sort. Now जो sorting algorithms होती हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात कर रहे होंगे, they can be of two types, stable and unstable sort. अब stable sort को कैसे समझना है आपने, stable sort को आप समझ सकते हो। stable sorting algorithm वो होता है which does not disturb the order of elements with same value, with some same value. तो आप लोगों को पता है स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, अनस्टेबल का मतलब कि जहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस है। तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में इट विल नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जिनका सेम वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे इस एरे में मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं विच आर ऑफ द सेम वैल्यू। ठीक है, ये 30 और 30, एंड इस 30 को मैं ऐसे जो है लिख लेती हूँ ताकि हम, एंड इस 30 पे मैं एक स्टार बनाती हूँ ताकि हमें इन दोनों 30 का डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, बट दीज आर टू एलिमेंट्स विद द सेम वैल्यू। अब अगर हमारा स्टेबल सॉर्ट है, अगर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल है, तो हमारा आफ्टर सॉर्टिंग द एरे मेरे सेम वैल्यू वाले एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे स्टेबल सॉर्ट में दिस विल बी द सॉर्टेड एल्गोरिदम। जो ये वाला 30 है और जो 30 स्टार है, इनका जो ऑर्डर था इन अनसॉर्टेड एरे दैट विल रिमेन द सेम एज इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, यहाँ पे भी 30 स्टार जो है वो दैट इज कमिंग आफ्टर 30 एंड आफ्टर स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम इट रिमेन्स द सेम। अब अगर ये अनस्टेबल सॉर्ट होता तो वहां पे मेरा आउटपुट कुछ ऐसा होता, जहां पे जो एलिमेंट्स हैं विद द सेम वैल्यू उनका ऑर्डर चेंज हो गया। लेकिन ये गारंटीड नहीं होता, ये ऑर्डर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इन स्टेबल सॉर्ट हमेशा ऑर्डर जो है वो सेम रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। अनस्टेबल में इट कैन बी चेंज और इट माइट नॉट बी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि बबल सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या फिर अनस्टेबल। एक बार रुकिए, इसके बारे में सोचिए कि बबल सॉर्ट जो है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। इसको समझने के लिए हम वापस अपने एल्गोरिदम को देखते हैं। हमने एल्गोरिदम में क्या लिखा था कि अगर jth एलिमेंट इज मोर देन इट्स नेक्स्ट एलिमेंट ओनली देन
वी विल स्वैप देम। तो अगर ये jth एलिमेंट और j+1th एलिमेंट सेम हुए तो क्या हम उस केस में स्वैप कर रहे हैं उन्हें? नहीं, उस केस में हम उन्हें स्वैप नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो बबल सॉर्ट है दैट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कई बार इंटरव्यूज में तो नहीं बट डीएस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, एमसीक्यू राउंड लेती हैं कुछ कंपनीज, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बबल सॉर्ट स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। एंड बबल सॉर्ट क्या है? स्टेबल एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है क्यों है स्टेबल, हमने एल्गोरिथम से देख लिया है कि हम स्वैप तो सिर्फ तभी कर रहे हैं जब jth एलिमेंट इज मोर देन j+1th एलिमेंट। तो अगर वो इक्वल होंगे तो हम स्वैप नहीं करेंगे, तो उनका जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। अब दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। काफी लंबा लेक्चर ये चला क्योंकि हमने बबल सॉर्ट ही नहीं, हमने सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम समझा कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते क्या हैं। ठीक है, जब तक हमें वो नहीं समझ में आएगा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं समझ पाएंगे। फिर हमने देखा कि बबल सॉर्ट जो है वो क्या होता है। बबल सॉर्ट में आपको जो है एक चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है कि यू हैव टू रिपीटेडली swap two adjacent elements if they are in wrong order। ठीक है, तो ये लाइन आपको अगर समझ में आ गई है तो मतलब कि आपको बबल सॉर्ट भी समझ में आ गया है। उसके बाद हमने इसका कोड देखा, हमने इसका एल्गो देखा एंड हमने देखी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O(n)² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है कांस्टेंट O(1) ऑफ बबल सॉर्ट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम अपने बबल सॉर्ट में को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इन अ न्यूली सॉर्टेड एरे। एंड हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे हमारे वर्स्ट केस में इन बबल सॉर्ट। मैक्सिमम स्वैप्स इन बबल सॉर्ट would be n into n-1 divided by 2। एंड लास्टली हमने देखा कि स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं एंड हमने ये भी समझा कि बबल सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। राइट, सो दैट इज ऑल दैट वी कवर्ड इन टुडेज वीडियो। आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है कोई भी चीज़ तो आस्क अस इन दी कमेंट्स, या फिर जो हमारा क्वेश्चन वाला गूगल फॉर्म है वहाँ पे, डाउट्स वाला जो गूगल फॉर्म है वहाँ पे हमें बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया सॉर्टिंग एल्गोरिथम करने वाले हैं जो कि है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो उसको भी हम ऐसे ही समझेंगे, एकदम सिंपल भाषा में A to Z धीरे धीरे हर चीज़ कवर करेंगे। And thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Tab tak, take care and goodbye.